नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद की कहानी आंधी। इसका भाग 1 मैं करवा चुकी हूँ। कहानी थोड़ी लंबी है तो इसे भागों में विभाजित करके वीडियो बनाया गया है। आज जो हम करेंगे कहानी का भाग 2 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ जो कल हमने कहानी पढ़ी थी उसमें प्रज्ञा सारथी अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं और विवाह को भी धर्म से जोड़कर देखते हैं कि ये भी कोई गलत कार्य नहीं है। भिक्षु होने का तात्पर्य ये नहीं कि वो वैवाहिक जीवन से संन्यास ले ले। तो आगे उनके विचारों को देखें। किंतु ब्याह जैसे कर्म से तो सीधा साधा स्त्री से संबंध है। स्त्री कितनी विचित्र पहेली है। इसे जानना सहज नहीं, बिना जाने ही उससे अपना संबंध जोड़ लेना कितनी बड़ी भूल है। ब्रह्मचारी जी, मैंने हंसकर कहा, भाई तुम बड़े चतुर हो, खूब सोच समझकर परख कर तब संबंध जोड़ना चाहते हो, किंतु मेरी समझ में संबंध हुए बिना परखने का दूसरा उपाय नहीं है। प्रज्ञा सारथी ने गंभीरता से कहा। मैं चुप होकर सोचने लगा। अभी अभी तो मैंने एक कांड का बीजारोपण किया है, वह क्या लैला के स्वभाव से परिचित होकर। मैं अपनी मूर्खता पर मन ही मन तिलमिला उठा। मैंने कल्पना से देखा, लैला प्रतिहिंसा भरी एक भयानक राक्षसी है। यदि वह अपने जाति स्वभाव के अनुसार रामेश्वर के साथ बदला लेने की प्रतिज्ञा कब कर बैठे तब क्या होगा। तो यहाँ पर विवाह की बात चल रही है। प्रज्ञा सारथी इस बात को अपने तरीके से कहते हैं और जो लेखक यहाँ लिखने वाला यानी जो मुख्य पात्र है, मुख्य नायक है, वो यहाँ लैला के बारे में सोच रहा है कि क्या मैंने जो काम किया लैला को जान समझ कर किया। प्रज्ञा सारथी ने फिर कहा, मेरा जाना तो निश्चित है। ताम्रपर्णी की तरंग मालाएं मुझे बुला रही हैं। मेरी एक प्रार्थना है, आप कभी कभी आकर इसका निरीक्षण कर लिया कीजिए। मुझे एक बहाना मिला। मैंने कहा, मैंने बैठे बिठाए एक झंझट बुला ली है। मैं देखता हूँ कि कुछ दिनों तक तो मुझे उसमें फंसना ही पड़ेगा। प्रज्ञा सारथी ने पूछा, वह क्या। मैंने लैला का पत्र पढ़ने और उसके बाद का सब वृतांत कह सुनाया। प्रज्ञा सारथी चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, आपने इस काम को खूब सोच समझकर करने की आवश्यकता पर तो ध्यान न दिया होगा, क्योंकि इसका फल दूसरे को भोगने की संभावना है न। मुझे प्रज्ञा सारथी का यह व्यंग्य अच्छा ना लगा। मैंने कहा, संभव है मुझे भी कुछ भोगना पड़े। भाई मैं देखता हूँ संसार में बहुत से ऐसे काम मनुष्य को करने पड़ते हैं जिन्हें वह स्वप्न में भी नहीं सोचता। अकस्मात वे प्रसंग सामने आकर गुड़ने लगते हैं यानी बीतने लगते हैं, जिनसे भागकर जान बचाना ही उसका अभीष्ट होता है। मैं भी इसी तरह ब्याह करने के लिए सिंहल जा रहा हूँ। अंधकार को भेद कर शरद का चंद्रमा नारियल और खजूर के वृक्षों पर दिखाई देने लगा। चंदा का ताल लहरियों में प्रसन्न था। मैं क्षण भर के लिए प्रकृति की उस सुंदर चित्रपटी को तन्मय होकर देखने लगा। कलवा ने जब प्रज्ञा सारथी को भोजन करने की सूचना दी, मुझे स्मरण हुआ कि मुझे उस पार जाना है। मैंने दूसरे दिन आने को कहकर प्रज्ञा सारथी से छुट्टी मांगी। डोंगी पर बैठकर मैं धीरे धीरे डांड चलाने लगा यानी नाव चलाने लगा। मैं अनमनासा डांड चलाता हुआ कभी चंद्रमा को और कभी चंदा ताल को देखता। नाव सरल आंदोलन में तिर रही थी। बार बार सिंहली प्रज्ञा सारथी की बात सोचता जाता था। मैंने घूमकर देखा तो कुंज से घिरा हुआ पाठशाला का भवन चंदा के शुभ्र जल में प्रतिबिंबित हो रहा था यानी नदी की पानी में उसकी छाया दिखाई दे रही थी। चंदा का वह तट समुद्र उपकूल का एक अखंड चित्र था। मन ही मन सोचने लगा, मैं करता ही क्या हूँ। यदि मैं पाठशाला का ही निरीक्षण करूँ तो हानि क्या। मन भी लगेगा और समय भी कटेगा। अब मैं दूर चला आया था। सामने मुचकुंद वृक्ष की नील आकृति दिखलाई पड़ी। मुझे लैला का फिर स्मरण आ गया। कितनी सरल, स्वतंत्र और साहसिकता से भरी हुई रमणी है। सुरमीली आंखों में कितना नशा है और अपने मादक उपकरणों से भी रामेश्वर को अपनी ओर आकर्षित करने में वह असमर्थ है। रामेश्वर पर मुझे क्रोध आया और लैला को फिर अपने विचारों से उलझते देखकर झुंझला उठा। अब किनारा समीप हो चला था। मैं मुचकुंद की ओर से नाव घुमाने को था कि मुझे उस प्रशांत जल में 2 सिर तैरते हुए दिखाई पड़े।
शरद काल की शीत रजनी में उन तैरने वालों पर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने डांड चलाना बंद कर दिया। दोनों तैरने वाले डोंगी के पास आ गए चले थे। मैंने चंद्रिका के आलोक में पहचान लिया, वह लैला का सुंदर मुख था। कुमुदनी की तरह प्रफुल्ल चांदनी में हंसता हुआ लैला का मुख। मैंने पुकारा, लैला। वह बोलने ही को थी कि उसके साथ वाला मुख गुर्रा उठा। मैंने समझा कि उसका साथी गुल होगा, किंतु लैला ने कहा, चुप, बाबूजी हैं। अब मैंने पहचाना, वह एक भयानक ताजी कुत्ता है जो लैला के साथ तैर रहा था। लैला ने कहा, बाबूजी आप कहाँ? मेरे डोंगी के एक ओर लैला का हाथ और दूसरी ओर कुत्ते ने दोनों अगले पंजे। मैंने कहा, यूं ही घूमने आया था। और तुम रात को तैरती हो लैला? प्रश्न किया। दिन भर काम करने के बाद अब तो छुट्टी मिली है, बदन ठंडा कर रही हूँ, लैला ने कहा। वह एक अद्भुत दृश्य था। इतने दिनों तक मैं जीवन के अकेले दिनों को काट चुका हूँ। अनेक अवसर विचित्र घटनाओं से पूर्ण और मनोरंजक मिले हैं, किंतु ऐसा दृश्य तो मैंने कभी न देखा। मैंने पूछा, आज की रात तो बहुत ठंडी है लैला? उसने कहा, नहीं, बड़ी गर्म। दोनों ने अपनी रुकावट हटा ली। डोंगी चलने को स्वतंत्र थी। लैला और उसका साथी दोनों तैरने लगे। मैं फिर अपने बंगले की ओर डोंगी खींचने लगा। किनारे पर पहुंचकर देखता हूँ दुलारे खड़ा है। मैंने पूछा, क्यों रे, तू कब से यहाँ है? उसने कहा, आपको आने में देर हुई, इसीलिए मैं आया हूँ। रसोई ठंडी हो रही है। मैं डोंगी से उतर पड़ा और बंगले की ओर चला। मेरे मन में न जाने क्यों संदेह हो रहा था कि दुलारे जानबूझकर परखने आया था। लैला से बातचीत करते हुए उसने मुझे अवश्य देखा है, तो क्या वह मुझ पर कुछ संदेह करता है? मेरा मन दुलारे को संदेह करने का अवसर देकर जैसे कुछ प्रसन्न ही हुआ। बंगले पर पहुंचकर मैं भोजन करने बैठ गया। स्वभाव के अनुसार शरीर तो अपना नियमित सब करता ही रहा, किंतु सो जाने पर भी वही सपना देखता रहा। आज बहुत विलंब से सोकर उठा। आलस से कहीं घूमने फिरने की इच्छा न थी। मैंने अपनी कोठरी में ही आसन जमाया। मेरी आंखों में वह रात्रि का दृश्य अभी घूम रहा था। मैंने लाख चेष्टा की, यानी कोशिश की, किंतु लैला और वो सिहली भिक्षु दोनों ही मेरे हृदय को अखाड़ा बना लिया था। मैंने विरक्त होकर विचार परंपरा को तोड़ने के लिए बांसुरी बजाना आरंभ किया। आसावरी के गंभीर विलंबित आलापों में फिर भी लैला की प्रेमपूर्ण आकृति जैसे बनने लगी। मैंने बांसुरी बजाना बंद किया और ठीक विश्राम काल में ही मैंने देखा कि प्रज्ञा सारथी सामने खड़े हैं। मैंने उन्हें बैठाते हुए पूछा, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? यह प्रश्न मेरे विचार श्रृंखलता के कारण हुआ था, क्योंकि वे तो प्राय मेरे यहाँ आया ही करते थे। उन्होंने हंसकर कहा, मेरा आना भूल कर नहीं, किंतु कारण से हुआ है। कहिए, आपने उस विषय में कुछ स्थिर किया, यानी विचार किया? मैंने अनजान बनकर पूछा, किस विषय में? प्रज्ञा सारथी ने कहा, वही पाठशाला की देखरेख करने के लिए, जैसा मैंने उस दिन आपसे कहा था। मैंने बात उड़ाने के ढंग से कहा, आप तो सोच विचार कर काम करने में विश्वास नहीं रखते। आपका तो यही कहना है न कि मनुष्य प्राय अनिच्छावश बहुत से काम करने के लिए बाध्य होता है। तो फिर मुझे उस पर सोचने विचारने की क्या आवश्यकता थी? जब वैसा अवसर आवेगा तब देखा जाएगा। कृपया मेरी बातों का मनोअनुकूल अर्थ न लगाइए। यह तो मैं मानता हूँ कि आप अपने ढंग से विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं, किंतु उन्हें क्रियात्मक रूप देने के समय आपकी स्वतंत्रता में मेरा विश्वास संदिग्ध हो जाता है। प्रायः देखा जाता है, हम लोग क्या करने जाकर क्या कर बैठते हैं, तो भी हम उसकी जिम्मेदारी से छूटते नहीं। मान लीजिए कि लैला के हृदय में एक दुराशा उत्पन्न करके आपने रामेश्वर के जीवन में अड़चन डाल दी है। संभव है यह घटना साधारण न रहकर कोई भीषण कांड उपस्थित कर सकती है और आपका मित्र अपने अनिष्ट करने वाले को न भी पहचान सके, तो क्या आप अपने ही मन के सामने इसके लिए अपराधी न ठहरेंगे? प्रज्ञा सारथी की ये बातें मुझे बेढंगी सी जान पड़ी, क्योंकि उस समय मुझे उसका आना और मुझे उपदेश देने का ढोंग रचना असह्य होने लगा। मेरी इच्छा होती थी कि वे किसी तरह भी यहाँ से चले जाते, तो भी मुझे उन्हें उत्तर देने के लिए इतना तो कहना ही पड़ा
कि आप कच्चे अदृष्टवादी हैं। आपके जैसा विचार रखने पर मैं तो इसे इस तरह सुलझाऊंगा कि अपराध करने में और दंड देने में मनुष्य एक दूसरे का सहायक होता है। हम आज जो किसी को हानि पहुंचाते या कष्ट देते हैं, वह इतने ही के लिए नहीं कि उसने मेरी कोई बुराई की है। हो सकता है कि मैं उसके किसी अपराध का यह दंड समाज व्यवस्था के किसी मौलिक नियम के अनुसार दे रहा हूं। फिर चाहे मेरा यह दंड देना भी अपराध बन जाए और उसका फल भी मुझे भोगना पड़े। मेरे इस कहने पर प्रज्ञा सारथी ने हंस दिया और कहा, श्रीमान जी, मैं आपकी दंड व्यवस्था ही तो करने आया हूं। आप अपने बेकार जीवन को मेरी बेगार में लगा दीजिए। मैंने पिंड छुड़ाने के लिए कहा, अच्छा 3 दिन सोचने का अवसर दीजिए। 3 दिनों तक मैंने सोचा और विचार किया। अंत में प्रज्ञा सारथी की विजय हुई, क्योंकि मेरी दृष्टि में प्रज्ञा सारथी का काम नाम के लिए तो अवश्य था, किंतु करने में कुछ भी नहीं के बराबर। मैंने अपना हृदय दृढ़ किया और प्रज्ञा सारथी से जाकर कह दिया कि मैं पाठशाला का निरीक्षण करूंगा, किंतु मेरे मित्र आने वाले हैं और जब तक यहाँ रहेंगे तब तक तो मैं अपना बंगला न छोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ उन लोगों के आने से आपको असुविधा होगी। फिर जब वे लोग चले जाएंगे तब मैं यहीं आकर रहने लगूंगा। मेरे सिंगली मित्र ने हंसकर कहा, अभी तो 1 महीने यहाँ मैं अवश्य रहूंगा। यदि आप अभी से यहाँ चले आए तो बड़ा अच्छा हो, क्योंकि मेरे रहते यहाँ का सब प्रबंध आपकी समझ में आ जाएगा। रह गई मेरी असुविधा की बात, सो तो केवल आपकी कल्पना है। मैं आपके मित्रों को यहाँ देखकर प्रसन्न ही होऊंगा, जगह की कमी भी नहीं। मैं अच्छा कहकर उनसे छुट्टी लेने के लिए उठ खड़ा हुआ, किंतु प्रज्ञा सारथी ने मुझे फिर से बैठाते हुए कहा, देखिए श्रीनाथ जी, यह पाठशाला का भवन पूर्णतः आपके अधिकार में रहेगा। भिक्षुओं के रहने के लिए तो संघाराम का भाग अलग है ही, और उसमें जो कमरे अभी अधूरे हैं उन्हें शीघ्र ही पूरा कराकर तब मैं जाऊंगा। और अपने संग से मैं इसकी पक्की लिखापढ़ी कर रहा हूं कि आप पाठशाला के आजीवन अवैतनिक प्रधानाध्यक्ष रहेंगे और उनमें किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार न होगा। मैं उस युवक बौद्ध मिशनरी की युक्तिपूर्ण व्यवहारिकता देखकर मन ही मन चकित हो रहा था। एक क्षण भर के लिए उस सिंहली की व्यवहार कुशल बुद्धि से मैं भीतर ही भीतर ऊब उठा। मेरी इच्छा हुई कि मैं स्पष्ट अस्वीकार कर दूं, किंतु न जाने क्यों मैं वैसा न कर सका। मैंने कहा, तो आपको मुझ में इतना विश्वास है कि मैं आजीवन आपकी पाठशाला चलाता रहूंगा? प्रज्ञा सारथी ने कहा, शक्ति की परीक्षा दूसरों ही पर होती है। यदि मुझे आपकी शक्ति का अनुभव हो तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं, और आप तो जानते ही हैं कि धार्मिक मनुष्य विश्वासी होता है। सूक्ष्म रूप से जो कल्याण ज्योति मानवता में अंतर्निहित है, मैं तो उसमें अधिक से अधिक श्रद्धा करता हूँ। विपत्तगामी होने पर वही संत होकर के मनुष्य का अनुशासन करती है। यदि उसकी पशुता ही प्रबल न हो गई हो तो। मैंने प्रज्ञा सारथी की आंखों से आंखें मिलाते हुए देखा। उसमें तीव्र संयम की ज्योति चमक रही थी। मैं प्रतिवाद न कर सका और ये कहते हुए खड़ा हुआ कि अच्छा, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। मैं धीरे धीरे बंगले की ओर लौट रहा था। रास्ते में अचानक देखता हूँ कि दुलारे दौड़ा हुआ चला आ रहा है। मैंने पूछा, क्या है रे? उसने कहा, बाबूजी, घोड़ा गाड़ी पर बहुत से आदमी आए हैं, वे लोग आपको पूछ रहे हैं। मैं समझ लिया कि रामेश्वर आ गया। दुलारे से कहा कि तू दौड़ जा, मैं यहीं खड़ा हूँ, उन लोगों को सामान सहित यहीं लीवाला। दुलारे तो बंगले की ओर भागा, किंतु मैं उसी जगह अविचल भाव से खड़ा रहा। मन में विचारों की आंधी उठने लगी। रामेश्वर तो आ गया और वे ईरानी भी यही है। ओह, मैंने कितनी मूर्खता की। तो मेरे मन को जैसे ढाढ़स हुआ कि रामेश्वर मेरे बंगले में नहीं ठहरता है। इस बौद्ध पाठशाला तक लैला क्यों आने लगी? जैसे लैला को वहां आने में कोई देवी बाधा हो। फिर मेरा सिर चकराने लगा। मैंने कल्पना की, आंखों से देखा कि लैला अबाध गति से चलने वाली एक निर्झरणी है। पश्चिम की सराटे से भरी हुई वायु तरंगमाला है। उसको रोकने की किसमें सामर्थ्य है? फिर अकेले रामेश्वर ही तो नहीं, उसकी स्त्री भी उसके साथ है। अपनी मूर्खता पूर्ण करने से मेरा ही दम घुटने लगा। मैं खड़ा खड़ा झील की ओर देख रहा था। उसमें छोटी छोटी लहरियां उठ रही थी, जिसमें सूर्य की किरणें प्रतिबिंबित होकर
आंखों को चौंधिया रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली। अब मैं कुछ नहीं सोचता था। गाड़ी की घरघराहट ने मुझे सहज किया। मैंने देखा कि रामेश्वर गाड़ी का पल्ला खोलकर वहीं सड़क में उतर रहा है। मैं उसके गले मिला, शिगरता से कहने लगा, गाड़ी पर बैठ जाओ, मैं भी चलता हूँ, यहीं पास ही चलना है। उसने गाड़ीवान से चलने के लिए कहा। हम दोनों साथ साथ पैदल ही चले। पाठशाला के समीप प्रज्ञा सारथी अपनी रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट के साथ आगवानी करने के लिए खड़े थे। तो यहाँ पर जो मित्र हैं वो आ चुके हैं और अब इसके आगे की कहानी क्या रहती है वो मैं आपको अगले भाग में बताऊंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।